नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है सीक्रेट क्लासेज में एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। पर दोस्तों, अगर कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी क्रांति होती है या कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहे होते हैं। तो 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम माना गया है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर रहे होंगे। तो वो कारण कौन कौन से, सबसे पहले उस क्रांति के कारणों की चर्चा हम करेंगे। तो अगर हम बात करें तो कारणों की अगर बात करें तो कारणों में राजनीतिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, धार्मिक सामाजिक कारण भी होते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो तुरंत प्रभाव दिखाते हैं, उसको हम तात्कालिक कारण के तहत ले लेते हैं। तो हम एक एक करके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्रांति क्यों हुई और इस क्रांति में किस प्रकार से गति पकड़ी। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति जो संपूर्ण भारत में फैली थी, उसमें उसके कारण क्या था। पहला कारण अगर बात करें राजनीतिक कारण की, राजनीतिक कारण अगर बात करें तो हम दो व्यक्तियों को ध्यान में रखेंगे, दो अंग्रेज लोगों को ध्यान में रखेंगे। एक था लॉर्ड वेलेस्ली और दूसरा लॉर्ड डलहौजी। इन दो व्यक्तियों को ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्रांति के बीज बोने में काफी हद तक भारतीयों को तैयार किया था, क्योंकि इन दोनों की जो नीतियां थी ना, ये हमें मंजूर नहीं थी। और अगर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो उसके समय में जो 1798 से 1805 के बीच का जो समय था, उसमें सहायक संधियां हुई थी। सहायक संधियां यानी कि सहायक का मतलब सहायता करने के लिए हुई होंगी। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कुछ ऐसी संधियां बताई जिनके तहत उन्होंने बोला कि जो भारतीय जो शासक वर्ग था, शासक थे, उनसे बोला गया कि आप हमारे साथ इस प्रकार से संधि कर लो ताकि हम आपका सहयोग कर सकें। और भारतीय जो शासक थे वो उन्होंने सोचा कि ये काम ठीक है कि ये हमारा सहयोग करेंगे, इसके प्रकार से हम आंतरिक तौर से और बाहरी तरीके से हम थोड़ा सा क्या स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी कि स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी का काम कर पाएंगे, यानी कि सुरक्षित हो जाएंगे थोड़ा सा। इन्होंने अधिकांश शासकों ने सहायक संधि को मंजूर कर लिया, ठीक है। और ये सहायक संधियां जो जो की शासकों में, उनमें सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि कर ली। यानी कि सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने कर दिए? सर्वप्रथम हैदराबाद का जो निजाम था, उन्होंने 1798 में ही सहायक संधि पर साइन कर दिए। और सहायक संधि 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो धीरे धीरे ये संधियां आगे बढ़ती रही। मैसूर के शासक ने 1799 में कर ली, उसके बाद अवध ने संधि कर ली, उसके बाद बरार का जो भोंसले था उन्होंने 1803 में संधि कर ली। ये संधियों का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे राजा जो शासक वर्ग था, शासक जो थे, उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों को स्वीकार करते गए। लेकिन जब स्वीकार कर लिया तो क्रांति का मतलब क्या निकलता है? क्रांति क्यों हुई? तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ शासक थे वो भी इस क्रांति में शामिल थे, क्योंकि इन्होंने सहायक संधियों के तहत जो शर्तें रखी थी ना, उन शर्तों पर ये पूरे नहीं उतरे थे अंग्रेज लोग। इसलिए जो यहाँ के शासक थे ये इनसे नाराज थे। तो ये सहायक संधि राजनीतिक कारण के तहत आती, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधियां की वो एक राजनीतिक कारण था। फिर उसके बाद अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें, लॉर्ड डलहौजी ने भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत और नीतियां अपनाई जिसका उन पर ही गलत इफेक्ट पड़ा, खुद अंग्रेजों पर भी। उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति को अपनाया, यानी कि गोद निषेध प्रथा जिसको बोल सकते हैं, अपने राज्य हड़प सिद्धांत कह सकते हैं इसको, है ना। और डॉक्ट्रिन लैप्स की नीति जो इस पॉलिसी कह सकते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी की थी। इसी का नाम हम क्या कह सकते हैं? गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा, ठीक है। और इसका अगर दूसरा नाम लिखें तो हम राज्य हड़प नीति कह सकते हैं। राज्य हड़प नीति यानी कि राज्य को हड़पने की बात थी, नीति, है ना। और अंग्रेजी में कहें तो डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी, ठीक है। तो ये था। और इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, उसका सबसे पहला शिकार हुआ सतारा, यानी कि 1800 और ये 1848 के अंदर सतारा ने
सतारा को इस व्यक्तिगत सिद्धांत से प्रभावित होना पड़ा, यानी कि सतारा को इस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने अपने शासन में ला लिया। फिर जैतपुर, संबल, झांसी, है ना, इनको मिलाते गए। और इसी के अवध जो था ना, अवध का उस समय वाजिद अली शाह है, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। और कुशासन ने कहा तेरे से नहीं चलता यार काम, तू शासन नहीं चला सकता, यानी कि तेरी नीति। और कुछ हद तक ये जायज भी था, वाजिद अली है ना इसी के तरीके का था कि इनसे शासन चलाया नहीं जाना था, लेकिन फिर भी कुशासन का आरोप लगा करके और अवध को अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर ले लिया गया। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण रहे थे। और सतारा जो था ना, सतारा की बात कर रहा था कि सतारा में सॉरी, सतारा का जो शासक उस समय कौन था? सतारा में उस समय कोई शासक नहीं था। उससे पहले प्रताप सिंह शासक था, जो क्रांति के समय नहीं था, इसलिए सबसे पहले सतारा को ही इन्होंने अपने अंतर्गत ले लिया। फिर उसके बाद अगर बात करें आर्थिक कारणों की, आर्थिक कारणों में क्या होता है? उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, कर वगैरह लगाना शुरू कर दिया था, किसी न किसी प्रकार से, मतलब किसानों पर कर बढ़ा दिए। अब पता है, किसानों पर कर बढ़ा दिए, टैक्स लगा दिए, तो वो अपनी जो आमदनी थी उसके अनुसार वो कर नहीं चुका पा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि जो सैनिक वर्ग था वो किसका था? किसानों का ही था। किसानों के ही जो लड़के थे या पुत्र थे वही सेना में थे, तो उनका भी उन पर असर काफी पड़ा। तो ये आर्थिक कारण में ज्यादातर अपने कर को ले लेते हैं, ठीक है। और फिर धार्मिक कारण देखो, जब धार्मिक इफेक्ट आज भी पड़ता है तो उस समय क्यों नहीं पड़ेगा? उस समय तो धर्म का ज्यादा वर्चस्व रहा होगा, तो धार्मिक नीतियों का वर्चस्व ज्यादा रहा होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हालांकि कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे वो अपनी तरीके से, लेकिन उस समय के लोगों को वो अच्छा नहीं लगा कि समाज सुधार करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन इसका विरोध हुआ। समाज सुधार के जो जितना भी हुआ था, तो समाज सुधार के जो प्रयास किए गए अंग्रेजों के द्वारा, उनका विरोध हुआ था। यानी कि जैसे मान लो कि वर्तमान की अगर बात कर ले, उससे उस समय की बात कर ले, तो उस समय जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं कि वो सती प्रथा थी, तो सती प्रथा एक अभिशाप के रूप में आज माना जाता है। लेकिन उस समय सती प्रथा का उन्होंने, अंग्रेजों ने विरोध किया कि सती प्रथा को रोका गया, तो उसका भी लोगों ने, समाज के लोगों ने विरोध किया। फिर ईसाई, उन्होंने सोचा कि ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना। फिर नस्लीय भेद भी भारतीयों के साथ में हो रहा था, अंग्रेजों के को अलग फैसिलिटी, भारतीयों को कुछ निम्न समझा जाता था, तो ये नस्लीय भेद भी इन धार्मिक कारणों के तहत आ जाता है। फिर अगर बात करें तो कोई भी क्रांति होती है तो इसमें सैनिक गतिविधियां शामिल हो जाती हैं। तो सैनिक कारण क्या था? सैनिक क्यों असंतुष्ट थे? सैनिक तो उन्हीं के वहां पर सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, तो वो असंतुष्ट क्यों थे? इस बात को अगर देखें ना, तो सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था, और कम वेतन में कैसे काम चलेगा, इसलिए सैनिक असंतुष्ट हो गए। फिर सैनिकों के साथ में भी भेदभाव किए जाते थे कि अंग्रेजी सैनिक जो थे उनको तो वेतन ज्यादा दिया जाता था, या अन्य फैसिलिटीज, व्यवस्थाएं अलग दी जाती थी, अच्छी व्यवस्थाएं दी जाती थी, और भारतीयों के साथ में ऐसा नहीं था, उनके लिए कम सुविधाएं थी और वेतन भी कम मिलता था। और बात रही पदोन्नति के अवसर की, तो भारतीयों को भारतीय जो सैनिक थे ना, उनको पदोन्नति के अवसर कम मिलते थे, यानी कि उनको पदोन्नति कम मिलती थी, पदोन्नति के अवसर उनके पास में कम होते थे। इसलिए जो सैनिक जो थे, भारतीय जो सैनिक जो थे, अंग्रेजी सेना के अंदर भारतीय सैनिक और अंग्रेजी दोनों प्रकार के सैनिक थे, तो भारतीय सैनिक उनकी नीतियों से असंतुष्ट हो गए थे। और इसी बीच जो एक अफवाह फैल जाती है, कि अफवाह क्या फैल जाती है कि जो सैनिक जो हथियार यूज कर रहे हैं वो चर्बी लगे कारतूसों वाले हैं, यानी कि उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और ये एक तात्कालिक कारण बन जाता है, तात्कालिक कारण बन जाता है। कैसे? क्योंकि तात्कालिक कारण में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, यानी कि पहले, इससे पहले ये जो बात थी, इससे पहले एक ब्राउन बेस नाम का चलता था, ब्राउन बेस, ठीक है। ये बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, है ना। इस ब्राउन बेस को हटाया गया और ब्राउन बेस की जगह कौन सी लगा दी गई? एनफील्ड राइफल लगा दी गई। कौन सी? एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल जो है ना, इसके लिए बोला गया कि ये चर्बी लगे कारतूस है। दिखने का क्या सामने नीचे का दिख नहीं रहा? चलो
ठीक है, मैं एनफील्ड राइफल को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो चर्बी लेवल के कारतूसों में एनफील्ड राइफल था, एनफील्ड राइफल है ना, ये था एनफील्ड राइफल। किसकी जगह पर? ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लगा दिया। कब लगाया गया ब्राउन बेस की जगह पर? ये दिसंबर 1856 को ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लागू किया गया। अब यहां पर बात क्या आती है कि एनफील्ड राइफल का कारतूस था, है ना, वो चिकना था, यानी कि चिकना। इसको चलाने से पहले उस कारतूस को मुंह से खोला जाता था, अपने दांतों से तोड़ा जाता था उसका, है ना। जब तोड़ा जाता था तो ये अफवाह फैलाती कि एनफील्ड राइफल में जो चिकनापन है ना, वो चिकनापन देने के लिए गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये अफवाह थी या वास्तविकता थी, है ना। अंग्रेजों की अगर बात करें तो वो तो कहते हैं कि अफवाह थी, इस पर मतलब चिकनापन देने के लिए कहीं गाय सुअर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, कुछ बेस वगैरह कुछ लगाया था, कुछ लिक्विड लगाया गया था। लेकिन भारतीय जो सैनिक थे उनको एक फिट हो गया दिमाग में कि गाय और सुअर की चर्बी इसमें लगी हुई है, और अफवाह फैलाने वाला भी तकड़ा व्यक्ति था। उन्होंने गाय और सुअर दोनों की चर्बी बताई, क्योंकि भारत में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सैनिक थे अंग्रेजी सेना में। अगर गाय की बता दी जाए तो मुस्लिम जो हिंदू हैं वो उग्र हो गए, और सुअर की बता दी तो उनके लिए वो निषेध है, वो उसको ठीक नहीं मानते। इसलिए दोनों सैनिकों में ये उग्रता उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी को बताया गया कि इस पर लगा दी। लेकिन जब बात होती है कि इन पर वास्तव में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी कि नहीं लगी थी, इसकी भी उन्होंने जांच करवाई, और जांच करवाने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी में V.A. स्मिथ और J.W. को शामिल किया गया। तो ये दो व्यक्ति जो थे जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों की जांच की। अब जांच की रिपोर्ट क्या आई, कैसे आई, वो बाद की बात है। तो हम आज थोड़ा सा इस पर चर्चा की हमने कि कौन कौन से कारण थे। तो राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां और सिद्धांत थे वो राजनीतिक कारण में आ जाते हैं। फिर आर्थिक कारण में टैक्स वगैरह थे वो बढ़ा दिए गए थे, तरह तरह के कानून उन पर लगा दिए गए थे। फिर धार्मिक कारण जो थे उनमें अंग्रेजों ने हालांकि समाज सुधार की बात की थी, समाज सुधार की नीतियां अपनाई, लेकिन वो भारतीय जो जनता थी, प्रजा थी, उनको पसंद नहीं आई, इसलिए उनको समाज सुधार का विरोध किया। भारतीयों को लगा कि ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इसलिए इनका विरोध किया। फिर नस्लीय भेद भी इसके तहत आ जाता है। फिर सैनिक कारणों में अगर देखें तो वेतन कम था, बिना पिसा के किया काम कर, थोड़ा पिसा काम कौन चला दिया अगला को, तो सैनिक असंतुष्ट हो गया। भेदभाव भी किया गया, यानी कि अंग्रेजों ने तो ज्यादा पिसा मिलता, भारतीयों में कम मिलता। तो अब एक ही काम कर रहे हैं दो आदमी, दुनिया में अलग अलग पिसा देवे तो भी कम पिसा, तो थोड़ी सी नाराजगी तो आवेगी, तो अंत असूल आ गई तो तैयार हो गया लड़न ने। फिर पदोन्नति का अवसर भी कर दिया, यानी कि पद ने बढ़ानो है, तो बढ़ाने का तो अंग्रेजों ने पहले दी बरित्या, बन ज्यादा दिया, भारतीय ने कौन दिया, मौका कौन दियो, जब मौका कौन दियो तो उग्र तो होएगा, गुस्सो तो आवेगा भाई। तात्कालिक कारण है, तात्कालिक कारण में चर्बी लगी कारतूसा। ध्यान रखियो एक बात में कि वो प्रश्न कदे पूछो बोल दियो औरता ने कि चर्बी लगे कारतूस कद प्रारंभ कर दिया, या ब्राउन बेस को कब रोका गया, या एनफील्ड राइफल को कब प्रारंभ किया गया। ये तारीख ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दिसंबर 1856 को एनफील्ड राइफल आ गई थी, और यही कारण बना था तात्कालिक कारण इस क्रांति का कि इस पर लगी हुई है गाय और सूअर की चर्बी। ठीक है, और फिर हो सकता है कि जांच में कौन कौन शामिल थे ये पूछ लिया जाए। तो इस पूरे में वैसे यहां से प्रश्न पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन दो तीन बातें ध्यान रखनी। एक तो याद रखना कि दिसंबर 1856 एनफील्ड राइफल स्टार्ट। दूसरी, सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद को निजाम लपेटमायो, सौ पहले हैदराबाद को निजाम लपेटमायो। मुझे याद नहीं, याद तो किया हो देखो, एक के सहायक संधि, सह से सबसे पहले, सह से सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम, और है से हैदराबाद। ठीक है, तो सहायक संधि सौ पहले कौन करी, हैदराबाद का निजाम। ठीक है ना, तो सह से सहायक, सह से सर्वप्रथम, और है से हैदराबाद। हैदराबाद जब सहायक संधि करी, सहायक संधि की मसूर होगी, यानी कि प्रसिद्ध होगी, मसूर होगी, तो बाद में मैसूर आ गयो।
है, मैसूर आ गया। अब संधि करण लाग गया तो भाई एक तरह से राजा अपनो वध ही करने लाग गया, यानी कि अवध भी कमा गयो। अब सारा ही संधि करने लग गया तो बराबर हो गया था, तो बरार का शासक भी कमा शामिल हो गए। बस याद करना, अपन याद करने का कुछ अलग दिमाग थोड़ी लाना पड़सी, कंटेंट में जोड़ लो एक दूसरे के साथ, और जोड़ लेगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। तारीख कोई कौन पूछेगा कद करी, ठीक है। हाँ इतनी जरूर है, और जकद पूछ सी ने जकद साया की यहाँ बापन थोड़ी होती सी लगी, चिंता ना करो थे। हाँ ठीक है, आपको याद रखो ना कि तहत कौन कौन सा आ गया, ठीक है। तो व्यक्तिगत नीति के मन व्यक्तिगत को ध्यान रखो, दूसरा नाम भी पूछ लेगा, बोध निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन लैप्स, है ना, कोई भी नाम दे दे की ही डलहौजी की ही, बस ठीक, आदमी या कोई हो, ठीक है। तो मिटा दें एक बार, स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, लिख वाला खूब कर दिया पर फिर भी देख लो। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे क्रांति शुरू क्यों हुई, इसके कारणों पर। जब क्रांति क्यों शुरू हुई इसके कारणों पर चर्चा की थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, तात्कालिक कारणों के बारे में हमने चर्चा की, बात की। और जहां तक मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे कि क्रांति जो चली, तो कोई भी कार्य करते हैं ना उसको योजनाबद्ध तरीके से करते हैं हम, तो इसका मतलब पहले कोई योजना बनी होगी, तो इस क्रांति की भी कोई योजना बनी होगी। तो ये योजना कैसे, कहां, क्यों बनी, तो इसके बारे में देखें। तो क्रांति की जो योजना की अगर बात करें ना, तो योजना बनी, अब देखो, जिसके खिलाफ क्रांति करनी उन्हीं के घर में बैठ के योजना बनानी। वाह क्या लोग थे ना। देखो लंदन के अंदर क्रांति की योजना बनी, खिलाफ किसके थे, उन्हीं के तो खिलाफ थे, और वहीं लंदन में बैठ के क्रांति की योजना बनाई। और योजना बनाने वाले लोग भी देखो, अजीमुल्ला खां, राणोजी बापू, बापू थे बापू, हाँ भी टॉप बनने के लिए बापू बनना जरूरी है, इसलिए ये राणोजी बापू और अजीमुल्ला दोनों ने लंदन में बैठ करके 1857 क्रांति की योजना बनाई। और योजना के तहत क्या होता है, तारीख फिक्स होती है, क्रांति की प्रक्रिया कैसे चलेगी, कहां से स्टार्ट करना होगा, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, ये सारी चीजें तय हुई थी यहां बैठ करके। और इसमें यह तय हुआ कि क्रांति की जो नियोजित तिथि थी ना, वो तय की गई कि हम सभी 31 मई को क्रांति प्रारंभ करेंगे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करना हमें, वो कब करेंगे, 31 मई को 1857, 31 मई 1857 को हम क्रांति प्रारंभ करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन प्रारंभ करने से पहले लोगों को सूचित तो करना होगा ना कि हम क्रांति करने वाले हैं। अब सूचित करेंगे तो ढोल बजा के थोड़ी ना करेंगे, उस समय बैंड थोड़ी बजाते भाई हेलो 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 हम क्रांति कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो कुछ न कुछ वो संकेत देंगे क्रांति की, और संकेत के उन्होंने प्रतीक चिन्ह दिए थे। प्रतीक चिन्ह दिए थे, एक तो था कमल और एक थी रोटी, ठीक है। ये दो प्रतीक थे, कि दो प्रतीक थे, कमल और रोटी। कमल जो था वो तो था सैनिकों के लिए, किसके लिए, सैनिकों के लिए। और रोटी जो थी वो आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। ये जहां ये एक व्यक्ति तो पहुंचा नहीं सकता, एक काम में जाकर के दे दी भाई ये इस तरह से गतिविधि है, अब आप आगे इसको पहुंचाओ, है ना। बाकी और इतनी रोटियां थोड़ी ना एक दिन में बनाई थी उन्होंने, है ना। एक व्यक्ति गांव में जाके एक को कह दिया कि ये लो, और उसके बाद में तू आगे ये काम करेगा, तो आगे से आगे फैलाना था। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से होना था। तो इतना सब पूछा जाता है कि प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, ठीक है, चपाती, ठीक है। तो फिर क्रांति प्रारंभ हो गई 10 मई को। क्रांति कब प्रारंभ हुई, 10 मई 1857 को। अब ये बताओ, कोई योजना बनाई जाती है कि इस, मान लो कि थारब्या रख दे, अरब्या मान लियो के फरवरी का माह रख दियो, और अचानक थे फिर आप जनवरी में ले लो रहे, सही ढंगू हो जाए आगे पे को नहीं, गड़बड़ तो हुई सी आई गड़बड़ है हुई की हुई कि 31 मई तारीख थी, फिक्स करनी थी, उस दिन क्रांति होनी थी। और भाई साहब क्रांति सैनिकों ने कर दी 10 मई 1857 को भी। अब इतने समय पहले कर दिए तो सफल होने का तो चांस बहुत ही कम हो गए थे फिर, क्योंकि समय से पहले कर लेते हैं तो दिक्कत होती। क्रांति प्रारंभ 10 मई को कहां से हुई, मेरठ से। मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई, और मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी,
20वीं नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सैनिक थे, स्थानीय भारतीय अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक पैदल थे, है ना, वो सेना 20वीं थी। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने मेरठ के अंदर क्रांति का बिगुल बजा दिया और प्रारंभ हो गई। अब क्रांति प्रारंभ तो होगी, ठीक है, मेरठ से शुरू हुई, लेकिन अब नेतृत्व कौन करे? मेरठ वालों को तो क्या दिखा कि भी अब क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, और दिल्ली की तरफ रवाना हुए, और वहां जाकर के उन्होंने, दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर के पास गए, बहादुर शाह जफर के पास सुबह सुबह पहुंच गए। अब सुबह सुबह पहुंचे तो बहादुर शाह जफर को भी समझ में नहीं आया कि ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए, है ना, और उन्होंने जाकर के गेट पे जाके पूछा, भाई बहादुर शाह जफर से मिलना है? कहता अच्छा मिलना। तो वॉचमैन ने भी कह दिया होगा, बॉस आए कुछ लोग आपसे मिलने। बॉस कहता कि कौन है, भी बुलाओ तो पता तो करो। ये आए, आकर कहते भी आप हमारे नेतृत्व करो हमारा क्रांति में। वो कहता भाई अटक बुढ़ापे में क्यों कोई को हाड बुढ़ा तो डावर थे, बुढ़ो आदमी नु अंग्रेज मन बादशाह समझे ही को नहीं, भारत को बादशाह मन छोड़े ही को नहीं थे, मन नेतो बना की कोशिश करो, अरे बुढ़ापे का मां क्यों टुकड़ा तोड़ा दिखाओ, क्यों खोटी करो, दिक्कत होगी बेचारे के। सारे खड़े वक्त का कौन हो रहा, वक्त का बहादुर शाह को ही सेनापति हो, वक्त का खड़े, वक्त का क्यों के बॉस तैयार हो आप, मैं हूं ना लड़ने के लिए, चिंता ना करो, क्या पता अगर हम युद्ध जीत जाए, क्रांति अपने पक्ष में आ जाए, तो एक दिन फिर से भारत की बादशाह आपको मिल जाए, मन ही मन खुश। पीछे बेगम भी क्यों, हाँ वो काम ठीक है, के बेरो नहीं तो अंग्रेज अपन ध्यान की पर रख रखे बबी देव नहीं को नहीं देवा अगला, है ना। तो ये करके और बहादुर शाह जफर ने आपको नेतृत्व सौंप दिया, यानी कि दिल्ली के अपने भारत का जो सम्राट है ना, वो घोषित कर दिया किसको, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर। और इनका सेनापति कौन था? सेनापति पूछ ले कई बार रे, वक्त का कौन है? वक्त का नाम तो छोटो सा है, लेकिन क्रांति को सेनापति इन्हीं बनायो, है ना, आप भी याद रख, ठीक है। फिर अब कोई क्रांति होती है तो उससे पहले कोई घटनाक्रम तो होता ही, उसको लेकर वो क्रांति छिड़ जाती है, लेकिन क्रांति से पहले एक घटना हुई, कहां पर हुई? बैरकपुर छावनी में हुई, कलकत्ता के पास में बैरकपुर छावनी में हुई। कब हुई? 29 मार्च 1857 को। नाम तो सुना ही होगा आपने, मंगल पांडे था उसका। कौन है? मंगल पांडे। ये पांडे जी थे ना, नाम से पता, पंडित जी थे, है ना, ब्राह्मण थे, और इनको कारतूसों पर जो चर्बी लगी थी, ये बात का पता लगा, और इन्होंने बैरकपुर छावनी में ही विद्रोह कर दिया, और अंग्रेज जो अधिकारी थे अर्जुन और बाग, उनको उड़ा दिया, उन्होंने मार दिए। और जब ये घटना 29 मार्च की है, अब पता है कि छावनी के अंदर खड़ा होकर के उन्हीं के अधिकारियों को गोली मार देना है? कैसे सहन होगा? इसलिए अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और 8 अप्रैल, टाइम को निकालते हुए रे, 8 अप्रैल 1857 को पांडे जी को दे दी गई फांसी। ये हुआ, ये थे अंग्रेज ऐसे, दबाना भी, और ना दबे तो बोली बंद भी कर देनी। क्यों? वर्तमान में तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, अब बात करते हैं, बोलती बंद कर देते हैं, आज भी कर देते हैं, बोलने तो नहीं देते, सुनना होगा कभी। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अब ब्रिटिश वाला प्रधानमंत्री का अपने को क्या लेना देना है? क्या कुछ लेना है? थोड़ा सा है। किस लिए है? क्योंकि क्रांति किसके खिलाफ थी? ब्रिटेन वालों के खिलाफ थी। इसका मतलब ये प्रक्रिया वहां से चल रही थी ना हमारे खिलाफ, इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी याद रखना, पार्मस्टन नाम था उसका। क्या नाम था? पार्मस्टन। वो तो शो किया नाम हो, वास्तव में क्यों? वास्तव में जॉन हेनरी टेम्बल हो। क्या नाम हो वास्तव में? जॉन हेनरी टेम्बल। इतना बड़ा कौन नाम ले, पार्मस्टन रख लिया, है ना, है ना। बाबूलाल ने बाबू के देवा ना, बाबा थे। फिर महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी वहां की, है ना।
अब बात करते हैं कि ये तो इंग्लैंड में थे, इनके आदेश पर चल रहा था भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। देखो 1857 क्रांति प्रारंभ हुई, प्रारंभ शुरुआत, और शुरुआत होती, शुरुआत में कौन था? कैसे कैनिंग। शुरुआत में कही आवे तो कैसे कैनिंग, याद रखना, ठीक है। फिर क्रांति के समय भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, ये मैंने आपको बता दिया, बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर का सेनापति था बख्त का, इसलिए क्रांति का प्रमुख सेनापति बख्त का, राष्ट्रीय सेनापति बख्त का हो गया, ठीक है। अब भारतीय सैनिक थोड़ी कर रहे थे कुछ, इसका मतलब उनका दबाने के लिए तो प्रयास किया होगा अंग्रेजों ने भी, तो उनके पास भी तो कुछ सेनापति होंगे, कुछ सैनिक थे। तो सेनापति उस समय कौन कौन थे? जॉर्ज एंसन, एक पैट्रिक ग्रांट, दो कॉलिन कैम्बेल। ये दो तीन जो सेनापति, इनका भी नाम याद रखना, ऐसे कुछ पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। जॉर्ज एंसन, कॉलिन कैम्बेल, पैट्रिक ग्रांट, कौन थे? ये ब्रिटेन के सेनापति थे, यानी कि ब्रिटिश सेनापति थे, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश सेनापति, है ना। जॉर्ज एंसन, कॉलिन कैम्बेल, पैट्रिक ग्रांट, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्रांति के बारे में जो जानकारी थी ये थी कि क्रांति कहां से स्टार्ट हुई है और आगे कैसे गति पकड़ती है। अब हम क्रांति के जो प्रमुख केंद्र है ना, हम उनकी चर्चा करेंगे आगे। ओके, पहले इसको लिख लो या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो क्रांति के बारे में अपने चर्चा की थी, क्रांति में कैसे प्रारंभ होती है, उसकी योजना कैसे बनती है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारण जो भी रहे होंगे, ये समझ में तो आया कि था आगे। हाँ, क्या बात है। जब समझ में आ गयो तो एक लाइक वाला बटन हो है कि देखो है तो बिन दबाओ, दबा दियो, कोई बात। कमेंट भी करो, पसंद आयो तो लाइक कमेंट भी करा करो, ठीक है। और पसंद आ गयो लाइक कमेंट कौन चल, एक सब्सक्राइब को बटन आवे यहाँ, बिन दबाओ, देखो दाब दियो। हाँ, घंटी वाला और दबाओ, घंटी वाला दब गयो ना। हाँ, अब थारकन सारा वीडियो की अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए, जब नोटिफिकेशन आवेगी थे थोड़ा सो रिस्पॉन्स देगा तो मारो भी हौसला बढ़ेगा। जब हौसला बढ़ सी ने तो बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाने वाला बहुत बहुत जोरदार जोरदार वीडियो मैं दूंगा, सिलेबस पर बेस्ड भी होएगा और कंटेंट भी अच्छे दूंगा, सगे सगे तैयारी भी करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। ओके।